ईश्वर अगर मनुष्य जीवन के 99 द्वार बंद कर देता है तब भी भाग्य का एक द्वार खुला रखता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उस भाग्य द्वार तक पहुंचा जा सकता है जिसे आप सभी को तलाश है। आइए जानते ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम में आज हमारे साथ है आचार्य योगेंद्र शर्मा जी और हमारे साथ जुड़ी है हमारी अनीशा टेलर, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी और हमें बताएंगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। नमस्कार, मैं अनीशा टेलर R18 न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे शो में है हमारे साथ आचार्य श्री योगेंद्र शर्मा जी, जो हमें राशियों से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं कि राशियाँ किस तरह से हमारे जीवन को, हमारे रिश्तों को, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। आज से हमारा ये साप्ताहिक शो R18 न्यूज पर शुरू होने जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज हम हमारे शो की शुरुआत एक मंगल मंत्र के साथ करने जा रहे हैं, तो आप एक मंगल मंत्र के साथ इस शो का शुभारंभ कीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। तो जैसे कि हर कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम श्री गजानन जी महाराज को याद किया जाता है, उसी प्रकार आज हमारे पंडित जी ने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री गजानन जी महाराज के साथ, महाराज के मंत्र के साथ शुरू की है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आचार्य जी, आप अपना परिचय दीजिए और हमें यह बताइए कि आप इस विधा सेवा में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आचार्य योगेंद्र शर्मा। इस जो विधा है इसमें मैं पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। जो ज्योतिष है वह एक विज्ञान का विषय है और ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, सारगर्भित है। और मैं 20 वर्षों से अनेक जो पूजा से संबंधित कर्म होते हैं, ज्योतिष से संबंधित कर्म होते हैं और जितने भी वास्तु ज्योतिष से संबंधित जितने भी कर्म होते हैं उनको मैंने बारीकी से समझा है और बारीकी से देखा है। और इस विषय में बहुत ही सारगर्भित जो वस्तुएं हैं मैं उसमें से निकाल करके लाया हूँ कि सारगर्भित वस्तुएं क्या क्या है। जी पंडित जी, आपसे मैं सबसे पहले एक प्रश्न करना चाहूंगी कि राशियां कुल कितनी राशियां होती है, राशियां कितने प्रकार की होती है और ये कैसे तय की जाती है? तो राशियां कुल 12 प्रकार की होती है, 12 राशियां होती है और 12 राशियों में जो नक्षत्र जो होते हैं 27 और अभिजीत को मिलाकर के जो 28 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों का जो विभाजन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको प्रस्तुत करूंगा कि चूचे चोला जो 4 अक्षर हैं वो अश्विनी नक्षत्र के हैं, लीलू लेलो भरणी नक्षत्र के हैं और ये दोनों मिलाकर के 8 अक्षर होते हैं। फिर तीसरे जो नक्षत्र है उसका एक चरण मिलाकर के 9 चरणों को मिलाकर के एक राशि का निर्माण होता है। फिर से 9 चरणों को मिलाकर के 12 राशियों में विभाजन किया गया है और 27 ही नक्षत्रों को बांटा गया है। पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगी कि राशियां, आपने जिस तरह से हमको बताया कि राशियां 12 तरह की होती है, हमने ऐसा भी सुना है कि उप राशियां भी होती है, तो उप राशियां देखिए नक्षत्र रूप होते हैं, राशियां तो 12 ही होती है और इनमें जो है स्थिति ऐसी होती है कि जो नक्षत्र होता है, जिस दिन जिस बालक का जन्म होता है उस दिन ग्रहों की गणना में अंतरिक्ष में जो नक्षत्र विद्यमान है उसकी किरणें उस पर पड़ रही है, उस दिन वो प्रभावशाली रहता है। तो वो उस किस चरण में जन्म लेता है, क्योंकि नक्षत्र की 4 चरण है, तो 4 चरण में जो नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है और समाप्त हो रहा है उसके मध्य में 4 चरणों को बांटा जाता है और उस बांटने के विभाग का जिस चरण में उसका जन्म होता है वही उसका नाम होता है। और पंडित जी, इन राशियों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या राशियां हमें हमारे मार्ग को स्पष्ट करती है या फिर स्पष्ट मार्ग में भी बाधाएं डालती है? देखिए, बाधा बनना या स्पष्ट करना ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में वो राशि कहाँ उदित हो रही है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से ग्रह की दृष्टि है। अच्छे ग्रह की दृष्टि होगी तो अच्छा लाभ होगा, बुरे ग्रह की दृष्टि होगी तो बुरा लाभ होगा। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बुरे ग्रह और अच्छे ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं? बुरे ग्रह में जैसे हमारी जो ज्योतिष विज्ञान का जो विषय है उसमें ग्रह तो बुरे तो नहीं होते हैं, पापक ग्रह और अच्छे ग्रह 2 विभागों में इनको बांटा गया है। तो सौम्य ग्रह जो होते हैं वो हमें सौम्यता प्रदान करते हैं और जो पापक ग्रह होते हैं वो हमें पापक ग्रह का फल देते हैं।
जन्म पंडित जी, जन्म के समय किसी भी व्यक्ति की राशि का कैसे पता लगाया जा सकता है, कुंडली से या उनके जन्म नाम से? देखिए, जो जब बालक का जन्म होता है, जैसे मान लीजिए किसी विषय पर बात कर रहे हैं, तो जब बालक का जन्म होगा, मान लीजिए कि 8 बजे का जन्म हुआ, तो 8 बजे जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ, नक्षत्र के चरण में जो जन्म हुआ, जो 4 जैसे अश्विनी का है चू चे चो ला, तो अगर चौथे चरण में उसका जन्म हुआ तो ला अक्षर पर उसका नाम आएगा और ल अक्षर की राशि बनेगी मेष। तो मेष राशि में उसका जन्म हुआ। कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा होगा वही उसकी राशि होगी, और जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन जो नक्षत्र होगा और नक्षत्र का जो अक्षर होगा वही उसका नाम, और उसके माध्यम से उसकी राशि और नक्षत्र बन जाएंगे। पंडित जी, आपने हमें नाम के बारे में बताया कि किस तरह से नाम जन्म तिथि पे होता है या फिर दिनांक पे कुंडली से होता है। आज के टाइम में पंडित जी हर घर में हर बच्चे के 2 से 4 नाम होते हैं, कुछ जिनको निक नेम्स भी कहा जाता है, तो उनका कोई गलत प्रभाव पड़ता है या फिर जो कुंडली में जो शब्द आते हैं या जो नाम रखे जाते हैं वही रखने चाहिए? देखिए, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। ये जो श्लोक आता है पंचांग में लिखा हुआ रहता है ये, और ग्रंथों में लिखा है। इससे ये है कि देश में, ग्राम में, व्यवहार में, बोलचाल में जो नाम होता है वो प्रचलन में काम आता है सिर्फ। और विवाहे सर्व यात्रा दो, तो ये श्लोक है, उसके माध्यम से जो जन्म कुंडली के मध्य में जो चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र के जिस चरण में है, वो जो नाम है वही जीवन को प्रभाव देती है। आजकल कर ये जो 2-2 नाम रहते हैं उसमें समस्या यही होती है कि मैं कौन सी राशि चुनूं। तो देखिए, जो आपकी जो जन्म राशि है वो आपकी जो कुंडली में जो जन्म के समय जो विद्यमान उदित हो रही थी वही राशि आपकी मानी जाती है। पंडित जी, आपने हमें राशियों के बारे में बताया, हमने ग्रहों के बारे में भी बहुत सुना है कि राशियों का ग्रहों का राशियों में बहुत प्रभाव होता है। तो ये ग्रह और गोचर क्या होते हैं पंडित जी? देखिए, ग्रह गोचर ये होते हैं कि आज का जो महीना चल रहा है, नवंबर महीना, इसमें कौन सी तारीख, कौन सी तिथि को कौन सा ग्रह बदलने वाला है, तो जो आज का जो गोचर है उसके अनुसार कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, ये हमें पंचांग के माध्यम से पता लगता है। वो उसको ही ग्रह और गोचर कहा जाता है। गोचर मतलब भ्रमण करना, जो कौन सा ग्रह कौन सी राशि में भ्रमण कर रहा है उससे नक्षत्र के माध्यम से राशि का, और राशि के माध्यम से हमें पता लगता है कि वो कौन सा ग्रह कौन सी राशि में भ्रमण कर रहा है। तो गोचर की अवधि क्या होती है पंडित जी? कितने समय तक ये गोचर उस अवधि में रहते हैं? देखिए, 9 ग्रहों की जो गणना है वो अलग अलग है। जैसे मोटा मोटी अपन बड़े ग्रहों की बात करें तो शनि है वो 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं। राहु और केतु 18 महीने एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, और सूर्य 1 महीना एक राशि में भ्रमण करता है, और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में भ्रमण करता है। इसी आधार पर अलग अलग ग्रह अलग अलग समय में एक राशि पर भ्रमण करते हैं, परंतु सभी ग्रह 30 अंशों के होते हैं। अब सूर्य एक दिन में एक अंश निकलता है, और वही जो अपना शनि जो है वो शनि 30 महीनों में 1 महीने में एक अंश निकलता है। ऐसा इसकी ग्रह गणना सिद्ध होती है। तो पंडित जी, सबसे प्रभावित कौन सा गोचर ग्रह करता है, जो जिसकी अवधि सबसे अधिक होती है? देखिए, मन को जो अगर परिवर्तन करता है वो तो चंद्रमा है, जो 2.25 दिन में परिवर्तन कर देता है। सबसे अधिक जो समय लेता है वो शनि लेता है। शनि को मंद ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि वो 30 महीने एक राशि में गोचर करता है। हाँ, ग्रह गणित के माध्यम से वो वक्री भी होता है, रिग्रेड जिसको कहते हैं, वक्री भी होता है, मार्गी भी होता है, बृहस्पति जैसे अतिचारी भी होता है, और वक्री भी हर ग्रह होते हैं। जैसे कि वक्री जो राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, मार्गी नहीं होते हैं, वक्री ही चलते हैं, और बाकी ग्रह मार्गी ही रहते हैं, वक्री कुछ समय के लिए रहते हैं। पंडित जी, वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री का मतलब रिग्रेड होना, मतलब पीछे जाना। एक वाली राशि में जो जिस राशि में वो भ्रमण कर रहा है उसे पीछे वाली राशि में जाना कुछ समय के लिए होता है उसका। क्या सभी गोचर अशुभ होते हैं या कुछ शुभ भी माने जाते हैं? देखिए, गोचर शुभ और अशुभ दोनों ही स्थितियों में रहते हैं, और वो स्थितियां ग्रह की जो जिस राशि में वो स्थित रहेगा वो शुभ रहने में। जैसे कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है, सूर्य तुला राशि में रहता है, इसमें सूर्य जो है निर्बल हो जाता है, परंतु कार्तिक महीना भगवान विष्णु का जो माह है नारायण का, इससे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में स्नान जो रहता है वो स्वतः ही
स्थिति को पैदा करता है और सूर्य शुभ फल देने वाला हो जाता है। पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि जादू टोने के बारे में हमने बहुत सुना है कि जादू टोने होते हैं और उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, किसी किसी की तो जान तक चली जाती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जादू टोना जो शब्द है वो अपवाद बस उसका मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। जो मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चाटनादिकम जो श्लोक है, जो कुंजिका स्तोत्र में भी आया, अनेक ग्रंथों में भी आया है, ये जो चीजें हैं, ये चीजें ईश्वर ने जब इसकी उत्पत्ति करी थी तो ये अपने शरीर के लिए बनाई गई थी कि हमारे अहंकार का मरण हो, क्रोध का शमन हो, हमारी इच्छाओं का शमन हो, उसके लिए इस षटकर्म का निर्माण किया गया था। परंतु कुछ जो लोग हैं उनका दुरुपयोग कर करके जैसे वशीकरण के नाम पर प्रयोग करते हैं, उच्चाटन के नाम पर प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक आपका इष्ट प्रबल है आप तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ऐसे ही वशीकरण हो जाता तुरंत तो किसी भी बड़े पदस्थ व्यक्ति को वशीभूत किया जा सकता था और उसके पद से उसको हटाया जा सकता था, परंतु ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए बहुत उच्च साधना की आवश्यकता रहती है। तो सामान्य टोटके होते हैं, उनसे किसी का वशीकरण और उच्चाटन संभव नहीं है। तो जादू टोने सिर्फ पॉजिटिव वे में होते हैं या नेगेटिव भी? देखिए, जादू टोना जो है पॉजिटिव, जो सकारात्मकता के कार्य करने के लिए बनाए गए थे, पर हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे मोबाइल है हमें बात करने के लिए और कोई समाचार इधर से उधर लेने के लिए बनाया गया था, पर आज भी आप देखिए कि मोबाइल से कितना दुरुपयोग भी हो रहा है और सदुपयोग भी हो रहा है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो पंडित जी ने बहुत खूब तरीके से हमें उदाहरण के साथ ये बताया कि जादू टोने सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। जिस तरह से हम फोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम पे निर्भर होता है कि हम उस फोन को किस तरह से यूज करते हैं, कि हम सोशल मीडिया पर नकारात्मक चीजें देखते हैं या सकारात्मक। उसी तरह से जादू टोने के बारे में भी पंडित जी ने बहुत स्पष्टता से हमें समझाया उदाहरण के साथ। पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। आपने अपने गले में ये माला धारण कर रखी है और अपने हाथ में ये अंगूठियां पहन रखी है, मोती वाली, नीलम वगैरह, इनके बारे में बहुत सुना है पंडित जी। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इनका सचमुच कोई हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है या सिर्फ ये शौक से आपने इनको धारण करी है? देखिए, इनकी जो बात है, ये जो मैंने स्टोन पहने हैं या जो कड़ा जो चांदी का पहना है, गले में जो केरवे की माला जो पहनी है, केरवे की जो ये माला है, ये जो बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो पुष्प होते हैं उनका जो रस निकलता है वो बर्फ के माध्यम से पत्थर बन जाता है, इतना कठोर हो जाता है। उसकी माला हमने धारण कर रखी। ये ग्रहों को प्रभावित करती है। जैसे बृहस्पति को पीला कलर जो रंग है वो प्रभावित करता है, वैसे ही सूर्य में आपने देखा होगा इंद्रधनुष जो निकलता है उसमें 7 कलर रहते हैं। तो कलर जो रंग होते हैं वो रंग हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे कि आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े का जब आपने देखा होगा, स्वयं अनुभव करिए, कोई सा कपड़ा जब कलर का कोई पहनते हैं तो आपको बहुत ही बेटर फील होता है, अच्छा फील होता है। और बहुत सारे कपड़े ऐसे पहनते हैं आप तो आपको नर्वस फील होता है कि यार मैं डल सा लग रहा हूँ। क्या कपड़ों का प्रभाव रहता है, वो कपड़े होते हैं कलर के माध्यम से। और स्टोन जो होते हैं वो उनमें वो कलर होता है, वो उस रंग को खींचने की क्षमता उसमें सबसे ज्यादा अधिक होती है, क्योंकि वो पत्थर रूप में होते हैं। तो पत्थर आपने देखा होगा ऊर्जा को जो परिवर्तित करते हैं, जो कांच होता है, दर्पण होता है, ऊर्जा को पकड़ता है। तो वैसे ही ये सूर्य के जो इंद्रधनुष में जो अलग अलग कलर होते हैं, रंग होते हैं, उनको प्रभावित करता है। वैसे ही ग्रहों की अपनी अपनी ऊर्जा है, रश्मियां हैं, वो इसकी तरफ प्रभावित होती है। जो अपने अगर कोई ग्रह नेगेटिव होने जा रहा है तो वो स्टोन धारण करने से वो पॉजिटिव होने लगता है और हम अपने आप को बेटर फील करते हैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा आ जाती है ताकि हम उस कार्य को उस प्रभाव से कर सकें। इसलिए स्टोन का धारण करना जीवन में लाभदायी सिद्ध हो जाता है। तो इसी तरह से पंडित जी, अगर वस्त्रों का धारण किया जाए दिवस के अनुसार, यानी आज जैसे रविवार है तो रविवार से लेकर अगले शनिवार तक कौन से वस्त्र अधिक लाभदायी होते हैं, तो आप हमें वस्त्रों के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से वस्त्र पहनना उनके लिए लाभदायी हो सकता है। ये वस्त्रों का जो बात करें, रविवार को रेड कलर का लाल रंग का आप वस्त्र धारण कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का नहीं है तो। देखिए, इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि हमारे ग्रहों की स्थिति कैसी है। परंतु सामान्य अवस्था की जो कलर की बात करेंगे तो सूर्य जो है वो लाल रंग का आप पहन सकते हैं रविवार के दिन। सोमवार को जो सफेद वस्त्र, जो व्हाइट कलर के जो कपड़े आप पहन सकते हैं। मंगलवार को आप पुनः रेड या मैरून पहन सकते हैं। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं।
गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। शुक्रवार को आप अपने मनपसंद जो लग्जरी टाइप के जो कपड़े होते हैं, जो रंग बिरंगे जिनको कहते हैं, वो कपड़े पहन सकते हैं। शनिवार के दिन नीला वस्त्र पहन सकते हैं और इन्हीं ग्रहों के अनुसार आप अपने जीवन का चयन भी कर सकते हैं कि मुझे कौन से दिन कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ये संपूर्ण कार्यक्रम आप R18 न्यूज का इसके रेडियंट के चैनल नंबर 255 पर देख सकते हैं और R18 का जो YouTube चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। अनुरोध करती हूँ कि वो इस 9 नवंबर से 15 नवंबर तक वो राशियों के राशिफल के बारे में हमें बताएंगे। नमस्कार, जय मां ललिते। मैं आपका आचार्य योगेंद्र शर्मा मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का जो राशिफल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष राशि का जो राशिफल है, इस बार मेष राशि का स्वामी जो मंगल है इस सप्ताह वृषभ राशि में स्थित है और राहु से दुष्ट हो रहा है। ग्रह स्थिति आपको अत्यधिक कार्यशैली, उत्साही और प्रतिस्पर्धा बनाएगी। करियर के क्षेत्र में अचानक परिवर्तन या अवसर आपके सामने आएंगे। सरकारी कार्य में भूमि संपत्ति संबंधित विषयों से लाभ संभव है, किंतु निर्णय सोच समझकर लेना है। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठों को दबाव की स्थिति का अनुभव हो सकता है, परंतु सप्ताह के अंत में यह स्थिति आपके पक्ष में होने वाली है। पारिवारिक जीवन में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। विवाह जातक संवाद के संयमित बात करें तो लाभदायक है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए लोग लाभ पाने वाले हैं। स्वास्थ्य में रक्तचाप, सिर दर्द या थकान की समस्या हो सकती है। मंगल के प्रभाव से अधिक ऊर्जा व्यर्थ न करें। आपका जो शुभ अंक है वो 9 है और शुभ रंग जो है आपका लाल है। शुभ दिन आपका मंगलवार रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए श्लोक है क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप आप करें। दान व उपाय आपके लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं। लाल वस्त्र या तांबे का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति आपको जरूर होगी। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र इस सप्ताह नीच के हैं और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन में संबंधों में थोड़ी अस्थिरता संभव है। व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह संयम की मांग करता है। आपको संयमित रहना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण सौदे में देरी या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और गुरु की अनुकूल दृष्टि वित्तीय स्थिरताएं बनाए रहेगी और नौकरी पेशे वाले जातकों की कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, परंतु नई जिम्मेदारियां से बोझ आपके जीवन में बढ़ सकता है। व्यापार में पुराने ग्राहक पुनः जुड़ सकते हैं आपके साथ। स्वास्थ्य में त्वचा, पाचन या शुगर से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती है। जल का सेवन अधिक करें तो आपको लाभ है। शुभ अंक जो आपके हैं वो 6 है। शुभ रंग आपका सफेद व्हाइट कलर है। शुभ दिन शुक्रवार रहने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो श्लोक है ओम शुक्राय नमः का मंत्र का जाप करें। दान व उपाय आप शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को खीर और कमल पुष्प अर्पित करें। सुहागिन स्त्रियां श्रृंगार सामग्री या वस्त्र का दान करें तो आपको लाभ मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मिथुन राशि का स्वामी जो बुध है सूर्य के साथ तुला राशि में है। यह स्थिति आपकी वाणी में प्रभावशीलता और तर्क शक्ति बढ़ाएगी। सप्ताह की शुरुआत में किसी विवाद या आप किसी समस्या में जीत संभव रहेगी आपकी। व्यापारिक मामलों में समझदारी और संवाद का लाभ आपको मिलने वाला है। राजनीतिक या प्रशासनिक कार्यों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है, परंतु अंततः संबंध स्थिर रहेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में नींद की कमी या मानसिक तनाव रह सकता है। ध्यान और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी होने वाले हैं। शुभ अंक आपका 5 है। शुभ रंग आपका हरा है। शुभ दिन बुधवार रहने वाला है। आपके लिए श्लोक ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः का मंत्र का आप जाप करें। दान व उपाय आपके लिए बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। हरे वस्त्र धारण करें। गौशाला में हरा चारा या मूंग का दान करें।
तो आपके लिए लाभदायक है। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस सप्ताह कन्या राशि में नीच के हैं और आपकी ही राशि में सूर्य व बुध युति बनाकर बैठे हैं। यह स्थिति मानसिक असंतुलन और भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकती है, परंतु बुध की दृष्टि से विवेक बना रहेगा। करियर के क्षेत्र में नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अचानक परिवर्तन व दबाव झेलना पड़ सकता है। जो जातक कला, संगीत, फिल्म या डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें नए अवसर मिलेंगे। व्यवसायिक साझेदारी में मतभेद से बचें। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच वाणी के कारण विवाद संभव है, अतः संवाद में संयम रखें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन सहायक रहेगा और धन के मामले में आर्थिक दृष्टि सप्ताह सामान्य रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें। शुक्र के नीच होने से विलासिता पर धन व्यय अधिक होगा, खर्चे आपके अधिक होने वाले हैं। स्वास्थ्य में त्वचा, गला, हार्मोन संबंधित परेशानी संभव है। ठंड से आप जरूर बचें। शुभ अंक आपके 6 हैं। शुभ रंग गुलाबी या सफेद है। शुभ दिन शुक्रवार रहने वाला है। आपके लिए श्लोक है द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। दान व उपाय में शुक्रवार को गौ माता को गुड़ रोटी खिलाएं। देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र का आप जाप करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका स्वामी मंगल जो वृषभ राशि में राहु की दृष्टि में है, यह स्थिति साहस, आत्मबल और निर्णय क्षमता को बढ़ाती है, परंतु जल्दबाजी से हानि आपको हो सकती है। इस सप्ताह ग्रह स्थिति कर्म क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगी। करियर, नौकरी में परिश्रम और अधिक परिणाम सामान्य रहेंगे। व्यापारियों को नए संपर्क मिलेंगे, परंतु किसी पर भी अत्यधिक भरोसा न करें। जो जातक रक्षा, पुलिस, खेल या तकनीकी क्षेत्र में उन्हें सफलता जरूर मिलने वाली है इस बार। और धन के मामले में गुरु की अनुकूल दृष्टि से वित्तीय स्थिति बहुत ही मजबूत रहने वाली है। ऋण संबंधित कार्यों में राहत मिल सकती है। परिवार में पिता या बड़े भाई से मतभेद संभव है। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य में गले व पीठ या जोड़ों में दर्द संभव है। क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। आपके लिए शुभ अंक है 9। शुभ रंग मैरून या लाल। शुभ दिन मंगलवार रहने वाला है। श्लोक ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः मंत्र का आप जाप करें। दान व उपाय मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं। तिल के तेल का दीपक जलाएं। मसूर दाल का आप दान करें तो आपको लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति इस सप्ताह वृषभ राशि में मार्गी स्थिति में है। कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत ही शुभ है। कार्यों में सफलता, आर्थिक स्थिरता तथा सम्मान का सूचक है। करियर के क्षेत्र में धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह उन्नति कारक है। नई योजनाएं फलीभूत होगी। उच्च पदस्थ लोगों से सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा या किसी बड़ी परियोजना की शुरुआत के संकेत हैं। शिक्षा और अध्यापन के से जुड़े जातकों के विशेष सम्मान मिलने वाला है। धन में लाभ के अनेक अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न आपको संभव दिख रहा है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा होगी। स्वास्थ्य में गुरु की अनुकूल दृष्टि से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। थोड़ा वजन या पाचन संबंधित आपको परेशानी हो सकती है, आप फिर भी संयम रखें। शुभ अंक 3 है। शुभ रंग पीला। शुभ दिन गुरुवार है आपके लिए। श्लोक ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। दान व उपाय गुरुवार को केले का दान करें। पीले वस्त्र धारण करें और गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें दान दें। ओम बृहस्पति नमः का मंत्र का जाप भी आप करें, आपके लिए लाभदायक है। मकर राशि वाले जातकों के लिए उनका स्वामी जो शनिदेव है इस सप्ताह में कुंभ राशि में स्वग्रही होकर के मार्गी है। यह स्थिति कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाली है। इस सप्ताह आपके परिश्रम और धैर्य की परीक्षा रहेगी, परंतु परिणाम लाभदायक रहने वाले हैं। करियर में सरकारी कार्यों में सफलता के संकेत हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। व्यापार में स्थिर लाभ व नए अनुबंध संभव है। सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा। धन के मामले में इस सप्ताह के मध्य में धन लाभ के योग हैं। किसी पुराने ऋण से मुक्ति मिल सकती है।
भूमि व वाहन संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य में शनि की दृष्टि के कारण कमर, हड्डियों एवं जोड़ों में आपको दर्द हो सकता है। योग और नियमित दिनचर्या अपनाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग नीला या काला है। शुभ दिन शनिवार है। श्लोक प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। दान व उपाय शनिवार को काली उड़द, सरसों का तेल और लोहे की वस्तु का दान करें। शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। काले कुत्ते या कौवे को भोजन कराएं तो आपको लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव है, जो स्वग्रही होकर के मार्गी स्थिति में है। इस सप्ताह कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि से प्रगति के अद्भुत योग बन रहे हैं। जो जातक कर्मनिष्ठ हैं उन्हें नई दिशा व अवसर मिलेंगे। करियर में लंबे समय से रुका हुआ कार्य सप्ताह पूर्ण होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। व्यावसायिक व्यापारियों को विदेश संपर्कों से लाभ होने के योग मिल रहे हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा। संतान से सुखद समाचार प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में समझदारी आवश्यक है। धन के मामले में शनि गुरु के योग से आय के नए स्रोत बनेंगे। खर्च नियंत्रित रहेगा और स्वास्थ्य से संबंधित सर्दी, खांसी या गले की समस्या आपको हो सकती है। नियमित व्यायाम व जल का सेवन आपको लाभ देगा। शुभ अंक 4 है। शुभ रंग नीला या ग्रे कलर आपके लिए लाभदायक है। शुभ दिन शनिवार है। आपके लिए श्लोक ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप इस सप्ताह जाप करें। दान व उपाय शनिवार को पीपल वृक्ष की परिक्रमा और सरसों का तेल का दीपक जलाएं। गरीबों को छाता या जूते, कपड़े आदि दान करें तो आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए मीन राशि का जो स्वामी बृहस्पति वृषभ राशि में मार्गी होकर धन भाव पर दृष्टि डाल रहा है। सप्ताह के लिए ज्ञान, सम्मान और आर्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण से अत्यंत आपके लिए शुभदायक है। करियर में जातक शिक्षा, अध्यापन, लेखन और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्हें विशेष लाभ होगा। नई योजनाएं सफल होगी। संपर्कों के माध्यम से प्रगति होगी। परिवार में धार्मिक आयोजन या यात्रा के योग बन रहे हैं। माता पिता से सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। धन के मामले में सप्ताह मध्य में धन लाभ के योग बन रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ आपके लिए संभव है। स्वास्थ्य, मानसिक शांति रहेगी। थोड़ी आलस्य प्रवृत्ति हो सकती है परंतु कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। शुभ अंक 3 है। शुभ रंग पीला या हल्का हरा हो सकता है आपके लिए। शुभ दिन गुरुवार है। आपके लिए श्लोक है ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। दान व उपाय गुरुवार को पीले वस्त्र, हल्दी और मिठाई का दान करें। बच्चों या विद्यार्थियों को स्टेशनरी बांटें। गुरुवार के दिन गुरु को प्रणाम करें और इस सप्ताह गुरु का आशीर्वाद लेने से आपको सभी प्रकार से लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, मैं आपका आचार्य योगेंद्र शर्मा। आपने देखा है इन राशियों का राशिफल इस सप्ताह का 9 नवंबर से 15 नवंबर तक का। आपकी राशि कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपकी कोई समस्या चल रही है तो भी इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। R18 न्यूज में आपका स्वागत है, अभिनंदन। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपकी राशि का क्या राशिफल रहने वाला है वो आप जरूर जानिए। और हमारे YouTube चैनल में और हमारे जो न्यूज चैनल है उस पर आपको ये सब चीजें जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी रोचक बातें बताई राशियों के बारे में। ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। हम अपने भविष्य के बारे में, उस सप्ताह के बारे में जिसमें कब क्या होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए R18 न्यूज़।